हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है 200 हल्ला हो, जो कि हिंदी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 पर 20 अगस्त 2021 से। एक बड़ा पुराना शेर है, सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो। तो एक ही देश में दो तरह की गंगाएं बहती हैं। एक वो गंगा है जो उच्च वर्णियों या उच्च वर्गीयों के लिए है, और एक दूसरी गंगा है जो दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए है। इन नीची जाति के गरीब समुदायों की गंगा मैली हो चुकी है, और अब तो वो इतनी गंदी हो चुकी है कि कई बार इनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इस गंगा में इनके आत्मग्लानि के, इनके अत्याचारों के, इनके शोषण के, इनके आवाज को दबाने के, इनके इज्जत को उछालने के और इनको इस देश में इंफीरियर समझने का प्रवाह तो चलता ही रहा है। इसलिए इनकी कहानियां कभी गाथा नहीं बनती, वो लघु कथाएं होती हैं, वो छोटी मोटी कहानियां होती है और किसी अखबार की छोटी मोटी सुर्खियों में कैद करके रह जाती हैं, क्योंकि सबको लगता है कि इनकी कहानियां आपको झंझोड़ नहीं सकती। इस भ्रांति को दूर करती है यह सशक्त कहानी 200 हल्ला हो, जो अपने आप को किसी भी तरीके से हल्का या आर्ट हाउस सिनेमा न मानकर अपने आप को मेन स्ट्रीम की कहानी होने का पुख्ता सबूत देती है। अब यह फिल्म जब नए आत्मविश्वास और नए रुतबे को पुख्ता करती है, तो मुझे लगता है कि इसकी सुगबुगाहट आज़ादी से पहले ही वी शांताराम ने कर दी थी, जब 1935 में संत एकनाथ पर उन्होंने बनाई थी धर्मात्मा। फिर 1936 की अशोक कुमार स्टारर अछूत कन्या और बाद में सुनील दत्त नूतन स्टारर 1959 की बिमल रॉय की सुजाता ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में दलित पात्रों का परिचय करा दिया था। उसके बाद मेन स्ट्रीम सिनेमा में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब यूएस में ब्लैक पैंथर मूवमेंट का जन्म हुआ और उसके पैरेलल इंडिया में भी दलित पैंथर की मूवमेंट चली और उसमें कई दलित साहित्यकारों ने जन्म लिया, उसी वक्त इस देश में एक पैरेलल या आर्ट हाउस सिनेमा का भी जन्म हुआ, जिसके मेन टॉर्च बियरर थे श्याम बेनेगल। इनकी ट्रिलॉजी 1974 की अंकुर, 1975 की निशांत और 1975 की मंथन बड़ी ही नोटवर्दी फिल्में हैं। और फिर उन्हीं के प्रोटीजी गोविंद निहलानी ने बनाई थी 1980 में आक्रोश, जो दलितों पर हुए अत्याचारों और उनके खिलाफ उपजी एक टीस की तरफ इशारा करती है। फिर मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी पर सत्यजीत रे ने 1980 में हिंदी टीवी फिल्म बनाई थी सदगति, और इसी दरमियान जब्बार पटेल की मराठी फिल्में सामना और मुक्ता ने भी इस आशय को स्पष्ट कर दिया था। इन सारी फिल्मों के अलावा फिर प्रकाश झा की थी 1985 की दामूल, जिसमें दलितों के ऊपर हुए अत्याचारों और उनकी कमजोरियों को व्यक्त किया गया था, लेकिन अभी इन सारी फिल्मों में विद्रोह की चिंगारी का आना बाकी था। और वो आई 1994 में शेखर कपूर के बैंडिट क्वीन से, जिसने एक दलित डाकू को देश की मुख्य चर्चा का विषय बना दिया था। उसके बाद तो मानो दलित पात्रों में नई शक्ति का संचार हो गया, और फिर तमिल, मराठी और हिंदी में कई बुद्धिजीवी और तेज तर्रार फिल्म मेकर्स का आगमन हुआ, जिन्होंने इस चिंगारी को और ज्यादा हवा दे दी। इनमें जहां पा रंजीत, वेत्रीमारन और मारी सलवाराज ने कमान संभाली, और फिर उन्होंने बनाई काला, कबाली, असुरन और कर्णन, और इस प्रक्रिया में और भी आग डालने का काम किया मराठी में नागराज मंजुले ने फैंडी और सैराट को बनाकर, और फिर नीरज गायवान ने इस मशाल को और ऊंचा किया मसान बनाकर। तो एक तरफ जब आर्टिकल 15 और सीरियस मैन और व्हाइट टाइगर में दलितों के विषय को मेन स्ट्रीम में रखा जाता है, वहीं सरपट्टा परम्बराई अपने दलित होने के प्रश्न से परे जाकर अपनी ताकत का परिचय कराती है। इसी नई पृष्ठभूमि और नई जन्मी पहचान में नया इजाफा है 200 हल्ला हो, जो दलित आइडेंटिटी को बड़ी ही बेबाकी और कुशलता से एक कदम आगे ले जाती है। कहानी एक्चुअली नागपुर के कस्तूरबा नगर के एक कुख्यात क्रिमिनल अक्कू यादव की है, जिसने चोरी, बलात्कार, डकैती और दादागिरी से सारे इलाके में दहशत फैलाई हुई थी। इस फिल्म में इसका नाम है बल्ली चौधरी, जो इस इलाके में 15 सालों से राज करता आया हुआ है।
वो किसी भी राह चलती लड़की को जबरदस्ती उठा लेता था और पुलिस में कंप्लेंट करने पर उसका खून भी कर देता था। इसकी दहशत का आलम यह था कि कई परिवार वाले अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बेटी या बहू को उसके व्यभिचार के लिए उसके पास भेज देते थे। और फिर ऐसे में एक लड़की उषा का आना हुआ जो ये बस्ती छोड़कर काफी पहले जा चुकी थी। उस पर बल्ली चौधरी और उसके गैंग वालों ने उसके घर पर जाकर जब हमला किया तो उसने मिर्ची पाउडर को इनके चेहरे पर डालकर उनको अपने घर से भगा दिया। इस वाकये को जब उसके घर के बाहर खड़े हुए लोगों ने देखा तो उनमें भी शक्ति और विद्रोह का संचार हुआ और वो भी इन लोगों पर टूट पड़े। एक ही दिन में 40 एफआईआर लिखाए गए और पुलिस न चाहते हुए भी बल्ली चौधरी को पकड़कर ले गई। उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाने का एक कारण यह भी था कि इस लड़की ने इस पूरी बस्ती में सारी ही प्रताड़ित औरतों में प्रतिशोध के बीज को बो दिया था और अब वो सारी औरतें इस बल्ली यादव के खून की प्यासी थी। अब ये सारी औरतें इस वहशी खूनी को खत्म करने का मन बना ली थी और उसको बचाना यानी कि पुलिस स्टेशन पर रखना था। इसके पुलिस स्टेशन में छिपने से इन 300 परिवारों को मानो संजीवनी मिल गई थी और इनमें से 200 औरतों ने अदालत में जाकर पुलिस पर मिर्ची पाउडर डालकर उन्हें हक्का बक्का कर दिया और इस बल्ली चौधरी पर उन्होंने अपने घर से लाए हुए औजारों से 73 वार किए। इस निर्मम हत्या की गूंज सारे देश में हुई और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड रहे रिटायर्ड जज विट्ठल डांगले। ये कर्मठ, ईमानदार और बाय बुक चलने वाले जज दलित है, लेकिन इस केस में वो दलित आइडेंटिटी को बैक सीट पर रखकर एज अ न्यूट्रल एंटिटी जांच कर रहे हैं। चूंकि न्यूज काफी बड़ी है और सारी सरकारी यंत्रणा हिल चुकी है, इसलिए ऐसे में 5 औरतों को आनन फानन में पकड़कर उन्हें दोषी करार दिया जाता है इस संगीन जुर्म के लिए और एक गवाह को खड़ा कर दिया जाता है जो ये कहता है कि उसने इन 5 औरतों को खून करते हुए देखा है। 5 औरतों को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है और कोर्ट उन्हें कन्विक्ट कर देता है। ऐसे में जज विट्ठल डांगले अपनी टीम के साथ उस बस्ती का मुआयना करते हैं और लोगों से मिलते हैं और तब जाकर उनको स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। जब वो इस केस की तह तक पहुंचते हैं और असली हकीकत जानते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं और वो अपना जज का चोला फेंक कर वकील बनकर इस केस की पैरवी करने लग जाते हैं। और फिर किस तरह ये रिटायर्ड जज टर्न वकील अदालत में जिरह करके इन 5 औरतों को बचा पाता है, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देती है ये बड़ी ही रोमहर्षक फिल्म, जिसे देखने के मैं कम से कम आपको 9 कारण दे सकता हूं। इसमें सबसे पहला कारण है करेज। बड़ी बेबाकी है इस फिल्म में। दलित कार्ड का राजनीतिकरण, ढोंगी दलित नेता, स्त्रियों की असहायता और दलित पुरुषों की निष्क्रियता, और फिर दलितों में एक सोफिस्टिकेटेड, संभ्रांत और पढ़ा लिखा क्रीमी लेयर का होना और दूसरी लेयर का होना जो गरीबी रेखा के नीचे का है और इन दोनों के बीच का डिस्कनेक्ट। इस डिस्टेंस को और साथ ही साथ कई ज्वलंत मुद्दों को छूकर गुजरती है ये बड़ी ही करेजियस फिल्म। दूसरा कारण है राइटिंग। डायरेक्टर सार्थक दास गुप्ता के अलावा है अभिजीत दास और सौम्यजीत रॉय जिन्होंने ये फिल्म लिखी है। क्लाइमेक्स से शुरू होती है ये फिल्म और फिर धीरे धीरे अपने शुरुआत की तरफ बढ़ती है। गजब का पैनापन है इनकी राइटिंग में और साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक एहसास का अध्ययन भी है। तीसरा कारण है स्पिरिट। फिल्म का स्पिरिट इन्फेक्शियस है जो कास्ट डिबेट को इंस्टिगेट करता है। ये दलित बुद्धिजीवियों को नम बोलने से नहीं चुकता है और उन दलितों पे हंसता है जो दलितों के प्रिविलेज लेने के बाद दलितों को ही भूल जाते हैं। बड़ी ही व्यापकता से इस मर्म पर उंगली रखती है ये फिल्म जो अपने स्पिरिट में तो अपबीट है लेकिन असल में है बड़ी ही पेनफुल। चौथा कारण है कैरेक्टराइजेशन। पात्रों को जन्म देकर उन्हें सहेजना बड़ा ही जबरदस्त पैमाना है और इस मापदंड पर खरी उतरती है ये फिल्म जिसमें नायिका अपने ब्राह्मण प्रेमी की हिचकिचाहट के परे की सोच रखती है। ये किरदार बड़ा ही जबरदस्त लिखा गया है और फिर पुलिस वालों की अकड़, अपराधियों की मस्ती का अतिरेक और फिर स्त्री पात्रों की बेबसी को बड़े ही सामर्थ्य से आगे लाती है यह फिल्म। पांचवा कारण है परफॉर्मेंसेस। सैराट फेम रिंकू राजगुरु है इस फिल्म की नायिका जिसने दलित क्रांति की मशाल जलाने वाली विसल ब्लोअर का काम किया जो ब्रिलियंट है। फिर फ्लोरा सैनी,
इंद्रनील सेन गुप्ता, वरुण सोबती, सुषमा देशपांडे और सहाना वासुदेवन हैं जिन्होंने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। छठा कारण है उपेंद्र लिमय। नेशनल अवार्ड विनिंग इस एक्टर ने करप्ट पुलिस वाले के किरदार में बड़ी ही गजब की तकनीक का परिचय दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज और फिर उनके कैरेक्टर का अप्रोच आउटस्टैंडिंग है। सातवां कारण है डायरेक्शन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सार्थक दास गुप्ता ने, जो जाने जाते हैं द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर के लिए। इस फिल्म से उनके इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन और इशू बेस्ड फिल्मों के उनके रुझान का पता चलता है। उनके डायरेक्शन में एक ड्राइव और रिदम है जो कि ब्रिलियंट है। और आठवां कारण है यूडली फिल्म्स। ये है इस फिल्म के प्रोड्यूसर जिन्होंने कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में अपना अच्छा खासा नाम बनाया है। कम बजट की सार्थक फिल्मों की उनकी लिस्ट में है 2017 की अज्जी, 2019 की केडी, 2020 की एक्शन और चमन बहार और अब है 200 हल्ला हो। इस फिल्म के साथ ही उन्होंने इस आशय को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। और फिर नौवां कारण है अमोल पालेकर। इस बेहतरीन एक्टर को इतने सालों के बाद स्क्रीन पर देखने का एक अलग ही आनंद है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई जॉनर रहा होगा जो इस प्रोलिफिक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने नहीं छुआ हो। इस फिल्म में दलित रिटायर्ड जज में वो एक्टिंग की केस स्टडी है। उनके रिस्ट्रेन और पॉजेज में अब भी वो जादू बरकरार है। इन 9 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि गरीब लहरों पर पहरे बिछाए जाते हैं। गरीब लहरों पर पहरे बिछाए जाते हैं, समुंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। तो ये जो फिल्म है ये गरीब लहरों की तरह है जो अपनी शक्ति, अपनी व्यापकता और अपनी कहानी के कारण किसी समुंदर से कम नहीं है। इसमें एक अभिप्राय है, एक चिंगारी है और एक आगाज है नई सुबह की। इसमें दलित नायिका ये कहती है कि जब वो इस दलित बस्ती को छोड़कर गई थी तो वहां पर सब कुछ अच्छा था लेकिन सच नहीं था। यहाँ के सच को मुझे अच्छा करना है। I mean, go for it.